गुड मॉर्निंग एवरीवन। जूलॉजी की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम गेमेटोजेनेसिस के अंतर्गत oogenesis विषय के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा oogenesis। जैसा कि हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत मेल तथा फीमेल दोनों ही एनिमल्स में युग्मक या गेमिट बनते हैं और गेमिट्स का बनना गेमेटोजेनेसिस कहलाता है, जो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। मेल गेमिट का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। उसी प्रकार फीमेल गेमिट का बनना oogenesis कहलाता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा oogenesis, यानी फीमेल में जो मुख्य जननांग होते हैं, ओवेरीज होते हैं, उन ओवेरीज में जो जर्म सेल्स होती है, जर्म सेल्स की सहायता से ओम या अंडे का निर्माण होता है और ओम या फीमेल गेमेट का बनना oogenesis कहलाता है। तो इसे हम इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं कि फीमेल की ओवेरी में जर्म सेल्स या जनन कोशिकाओं से ओवम का बनना, मादा युग्मक का बनना oogenesis कहलाता है। इस चित्र में आप देखिए, ओवेरी का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है इस चित्र में, जहां पर हम जानते हैं कि ओवेरी में अनेक प्रकार के जो फॉलिकल्स होते हैं वो अलग अलग स्टेज में पाए जाते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए आप, यहाँ प्रीमोर्डियल फॉलिकल है, ये प्राइमरी फॉलिकल है जिसके अंदर oocyte होता है, ये oocyte है और ये फॉलिकल है, ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है और फिर इसमें जो oocyte है, वो जो ओम है, वो बाहर निकल जाता है ओवुलेशन के द्वारा और बाकी बचा हुआ जो भाग है फॉलिकल का, वो कार्पस ल्यूटियम के रूप में बना रहता है, जो एक ग्लैंड्स का कार्य करता है। इस प्रकार फीमेल की ओवरी में जो अनेक फॉलिकल हैं वो पाए जाते हैं, अलग अलग स्टेज में पाए जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से oogenesis की क्रिया के द्वारा ओवेरी में ओवम बनता है या फीमेल गेमेट का निर्माण होता है। इस चित्र में आप देखिए, यहाँ भी अलग अलग स्टेज में ग्राफिन फॉलिकल या सेकेंडरी या प्राइमरी फॉलिकल्स को दिखाया गया है। यहाँ अनेक जो फॉलिकल हैं वो इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। oogenesis की पूरी प्रक्रिया को हम तीन मुख्य भागों में हम इसको बांटते हैं। पहली अवस्था मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन प्रावस्था कहलाती है, उसके बाद में ग्रोथ फेज या वृद्धि अवस्था आती है और अंत में मैच्योरेशन फेज या परिपक्वन अवस्था आती है। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस में जो अवस्थाएं आती है वही तीनों अवस्थाएं oogenesis में भी आती है। यानी मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज, तीन अवस्थाएं oogenesis में आती है। तो इनको हम क्रम से देखेंगे। जैसा कि पहले मैंने बताया कि गुणन अवस्था आती है। ओवेरी में जो पीजीसी सेल्स होती है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होती है, वो बार बार माइटोसिस के द्वारा वो डिवाइड होती रहती है और जो डॉटर सेल्स बनती है उन्हें हम ओगोनिया कहेंगे। इस प्रकार यानी ओवेरी में जो पीजीसी सेल्स होती है वो माइटोसिस के द्वारा बार बार वो विभाजित होती है, डिवाइड होती है और बनने वाली जो डॉटर सेल्स होती है उन्हें हम oogonia कहेंगे। और ये oogonia आगे चलकर ये फिर ये इनको हम प्राइमरी oocyte कहेंगे और फिर ये प्राइमरी oocyte जो है वो ग्रोथ फेज में प्रवेश करेगी। इस प्रकार गुणन अवस्था जो है, इस गुणन अवस्था में या मल्टीप्लिकेशन फेज में जो पीजीसी सेल्स होती है वो माइटोसिस के द्वारा बार बार डिवाइड होती रहती है, विभाजित होती रहती है, बनने वाले सेल्स हैं वो oogonia कहलाती है और फिर वो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होती है, ग्रोथ फेज में जाती है। अगला जो स्टेप है वो ग्रोथ फेज है। प्राइमरी oocyte ग्रोथ फेज में काफी इसमें ग्रोथ होती है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ग्रोथ फेज यानी इस अवस्था में जो प्राइमरी oocyte होती है उसमें अत्यधिक इसमें ग्रोथ होती है, आकार में ये अत्यधिक बड़ी हो जाती है और जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म का की मात्रा भी बढ़ जाती है, उसमें आरएनए है, डीएनए है, अनेक प्रकार के जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रियन है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, राइबोसोम है, ये सभी इनकी सभी की संख्या है और आकार है वो ग्रोथ फेज के दौरान बढ़ते हैं, जिसके कारण जो प्राइमरी oocyte है उसका आकार भी अत्यधिक बड़ा हो जाता है। सबसे पहली अवस्था लेते हैं हम गुणन अवस्था, जिसमें कि मैंने अभी बताया
कि जो पीजीसी सेल्स होती है, जो जनन कोशिकाएं होती है, वो माइटोसिस के द्वारा बार-बार डिवाइड होती रहती है, उनको हम oogonia कहते हैं। फिर उनमें माइटोसिस होता है और बनने वाली कोशिकाएं प्राइमरी oocyte कहलाती है। इस प्रकार पीजीसी से oogonia, oogonia से प्राइमरी oocyte बन जाती है। अब प्राइमरी oocyte कोशिका ग्रोथ फेज में प्रवेश करती है, या ये oogenesis की सेकंड स्टेज होती है, ग्रोथ फेज या वृद्धि अवस्था। और इसमें जो प्राइमरी oocyte होती है, उसकी साइज जो है इंक्रीज होती है, यानी उसका आकार अत्यधिक बढ़ जाता है। और इस ग्रोथ फेज के दौरान oocyte के भीतर अनेक प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक पदार्थ होते हैं, उनकी मात्रा बढ़ती है। अनेक प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, उनका संश्लेषण भी होता है। और जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि अनेक प्रकार के जो एनिमल्स में ग्रोथ फेज में, जैसे कि जो फ्रॉग की जो मैच्योर oocyte होती है, लगभग 20 से 40 टाइम्स वो लार्जर या बड़ी हो जाती है। इसी प्रकार जो माउस की जो oocyte होती है, वो 43 गुना लार्जर हो जाती है। अब हम बात करेंगे ग्रोथ फेज की। ग्रोथ फेज अलग-अलग एनिमल्स में इसका अलग-अलग समय होता है, और मनुष्य में भी जब 12-13 साल तक ग्रोथ फेज है, वो चलती रहती है। यानी जब फीमेल जब सेक्सुअल रूप से मैच्योर होती है, मैच्योरिटी आती है, तब प्रत्येक माह मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक जो oocyte होता है, वो मैच्योर होता है और ओवम है वो रिलीज होता है। इस प्रकार ग्रोथ फेज का टाइम भी काफी बड़ा होता है। अलग-अलग एनिमल्स में इसका टाइम भी अलग-अलग होता है। और ग्रोथ फेज को हम 2 मुख्य भागों में बांटेंगे। एक पार्ट तो कहलाएगा प्री विटेलोजेनेसिस, यानी पित्तक निर्माण से पहले की अवस्था, जिसमें साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसमें ग्रोथ होती है, उसे हम कहेंगे प्री विटेलोजेनेसिस। और एक अवस्था कहलाएगी विटेलोजेनेसिस, यानी सिंथेसिस ऑफ योग। oogenesis की पहली जो स्टेप था, वो था मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी गुणन अवस्था, जिसमें सेल्स हैं, उनमें माइटोसिस के द्वारा वो बार-बार वो विभाजित होती रहती है, डिवाइड होती रहती है। दूसरी जो स्टेज है, वो है यहाँ ग्रोथ फेज। और ग्रोथ फेज को भी हमने, यानी जो वृद्धि अवस्था है, वो अत्यधिक बड़ी होती है। तो इस वृद्धि अवस्था को हमने 2 भागों में बांटा है। एक तो कहलाता है प्री विटेलोजेनेसिस और एक कहलाता है विटेलोजेनेसिस। प्री विटेलोजेनेसिस के अंतर्गत पित्तक का निर्माण नहीं होता है, जबकि जो न्यूक्लियर मटेरियल है, उस इसके साथ साथ जो केंद्रक है, उसका आकार है वो बढ़ता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो ग्रोथ फेज है, उसे हम 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहली अवस्था है प्री विटेलोजेनेसिस, उसके अंतर्गत जो साइटोप्लाज्मिक जो मटेरियल है, जो कोशिका द्रव्य में जो मटेरियल होता है, उसकी मात्रा बढ़ती है। इसके साथ जो न्यूक्लियर मटेरियल है, उसकी मात्रा बढ़ती है। यानी इसमें इस अवस्था में पित्त का संश्लेषण नहीं होता है। ये जो यहाँ सेल आपको दिखाई दे रही है, इसके अंतर्गत जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में ग्रोथ होती है, केंद्र का आकार बड़ा हो जाता है। इस तरह से जो प्री विटेलोजेनेसिस जो अवस्था होती है, उसमें जैसे mRNA की मात्रा बढ़ गई, tRNA है, rRNA है, यानी RNA की मात्रा है वो बढ़ती है, इंक्रीज होती है। केंद्र का जो आकार है, उसकी जो साइज है, वो भी बढ़ती है। इसके अलावा केंद्रक में जो न्यूक्लियोलस है या केंद्रिकाएं हैं, उनका आकार भी बढ़ता है, उनकी संख्याएं भी बढ़ती है। इसी प्रकार सेल में जो माइटोकॉन्ड्रियन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन की संख्या भी बढ़ जाती है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, वो बनते हैं। इसके साथ साथ जो oocyte है, उसको फीडिंग के लिए नर्व सेल्स हैं, फॉलिकल सेल्स हैं, ये भी उसे फीडिंग करवाना प्रारंभ कर देती है। इस तरह से ग्रोथ फेज की जो प्री विटेलोजेनेसिस फेज होती है, उसमें पित्तक का संश्लेषण नहीं होता है, यानी पित्तक नहीं बनता है। पहली अवस्था में, प्री विटेलोजेनेसिस अवस्था में, पित्तक पूर्व वर्तिकाल कहलाता है। ये पित्तक का संश्लेषण तो नहीं होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म में अनेक प्रकार के जो कोशिकांग है, मटेरियल है, उसकी मात्रा बढ़ती है। इसके साथ साथ जो केंद्रक है या केंद्रिका है, उसका आकार भी बढ़ता है। इसके इसके बाद में अगली अवस्था आती है ग्रोथ फेज में, विटेलोजेनेसिस या पित्तक का संश्लेषण। यानी पित्तक संश्लेषण को हम विटेलोजेनेसिस कहेंगे। और इस अवस्था में योग का या पित्त का संश्लेषण होता है, और लीवर
उसके अंदर पित्तक का संश्लेषण होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि लीवर में जो विटेलोजेनेसिस होता है, पित्तक का जो संश्लेषण होता है वो ब्लड के द्वारा जो oocyte है वहां तक पहुंचता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो योग फॉर्मेशन है, पित्तक का जो निर्माण है उसे ये विटेलोजेनेसिस हम कहेंगे। और इस पित्तक में मुख्य रूप से संचित भोजन होता है, जैसे ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, प्रोटीन है। इस रूप में संचित जो भोजन है जो कि ग्रोथ फेज के दौरान जो प्राइमरी oocyte है उसमें एकत्रित होता रहता है। और यह आगे भविष्य में जब इससे एम्ब्रियो डेवलप होगा तो उस एम्ब्रियो के लिए एक प्रकार का ये रिजर्व फूड है। ये रिजर्व फूड का काम करेगा, उस समय एम्ब्रियो को ये हेल्प करेगा उसके डेवलपमेंट के लिए। और ऐसे एनिमल्स जिनका डेवलपमेंट मादा के शरीर से बाहर होता है, फीमेल की बॉडी से बाहर होता है, जैसे रेप्टाइल है, एवीज हैं, एम्फीबियंस हैं, फिशिज हैं। ये क्या है? ये ओविपेरस होते हैं और इनका जो अंडा होता है और अंडे के अंदर जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट है वो मादा के शरीर से बाहर होता है। इस कारण अंडे के भीतर डेवलप होने वाले जो एम्ब्रियो है उसको भोजन की आवश्यकता होती है। इस कारण इस प्रकार के एनिमल्स का जो अंडा होता है वो साइज में भी काफी बड़ा होता है और उसके अंदर योग की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है। इस तरह से जो विटेलोजेनेसिस अवस्था के दौरान जो पित्तक का संश्लेषण होता है, योग का जो फॉर्मेशन होता है, जो कि एक प्रकार का लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लाइकोजन है, प्रोटीन है, इसका एक मिक्सचर होता है, भोजन होता है और वो फ्यूचर में डेवलप होने वाले एम्ब्रियो के लिए फूड का काम करता है। जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि वर्टिब्रेट्स में जो योग फॉर्मेशन होता है वो लीवर के भीतर होता है और वहां से ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर जो योग है वो oocyte तक पहुंचता है। इस प्रकार से ग्रोथ फेज के दौरान दो अवस्थाएं आती है। एक तो पित्तक निर्माण से पहले की अवस्था, उसमें साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर ग्रोथ होती है जिससे कि जो oocyte का आकार है वो बढ़ता है। उसके बाद में योग फॉर्मेशन की अवस्था आती है और योग के कारण भी प्राइमरी oocyte का आकार है वो बढ़ता है। इस तरह से oogenesis की जो सेकंड इसका जो स्टेप है, यानी जो ग्रोथ फेज है, ग्रोथ फेज के दौरान जो प्राइमरी oocyte है उसका आकार अत्यधिक बड़ा हो जाता है। अत्यधिक आकार बड़ा क्यों होता है? क्योंकि साइटोप्लाज्म में भी ग्रोथ हो रही है, न्यूक्लियर मटेरियल में भी ग्रोथ हो रही है, इसके अलावा इसके अंदर योग है उसकी मात्रा भी उसके अंदर बढ़ रही है, जिसके कारण जो प्राइमरी oocyte है उसका आकार लगभग डबल ट्रिपल हो जाता है, अत्यधिक उसका आकार है वो बड़ा हो जाता है। उसके बाद में oogenesis की जो अगली स्टेज है वो आती है मैच्योरेशन फेज। और मैच्योरेशन फेज में जो प्राइमरी oocyte है जो कि अभी डिप्लॉयड है उसमें डिवीजन होता है। और पहला जो डिवीजन है वो मियोसिस प्रकार का होता है जिससे कि एक पोलर बॉडी और एक बड़ी कोशिका बनती है जिसे हम सेकेंडरी oocyte कहेंगे। यानी जो मल्टीप्लिकेशन फेज है उसमें तो oogonia और प्राइमरी oocyte बनते हैं। ग्रोथ फेज में प्राइमरी oocyte उसका आकार बड़ा हो जाता है वो प्राइमरी oocyte ही। और अंत में जो मैच्योरेशन फेज आती है उस समय प्राइमरी oocyte में जब मियोसिस डिवीजन होता है उससे दो कोशिकाएं बनती है, छोटी कोशिका बनती है उसे हम पोलर बॉडी कहेंगे, जिसमें जो साइटोप्लाज्म की मात्रा है बहुत कम होती है। दूसरी बड़ी कोशिका जिसमें साइटोप्लाज्म है वो ज्यादा होता है उसे हम सेकेंडरी oocyte कहेंगे। इस प्रकार इस डिवीजन से एक पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी oocyte बनता है। उसके बाद में सेकेंडरी oocyte फिर डिवाइड होती है जिससे कि एक ओवम बनता है और एक पोलर बॉडी बनती है। इस तरह से अंत में मैच्योरेशन फेज के बाद में अंत में 3 पोलर बॉडी और एक सिंगल ओवम बनता है। इस तरह से ओवम का बनना oogenesis कहलाता है। एक बार इस चित्र के द्वारा इसका जो सारांश है उसे हम देख लेते हैं। हम जानते हैं कि oogenesis की जो प्रोसेस है उसमें 3 अवस्थाएं आती है। मल्टीप्लिकेशन फेज आती है, उसके बाद ग्रोथ फेज आती है और एक मैच्योरेशन फेज आती है। जो मल्टीप्लिकेशन फेज होती है, गुणन अवस्था, इसके अंदर जो ओवेरी के भीतर जो पीजीसी सेल्स होती है, जो जनन कोशिकाएं होती है, उनमें बार बार डिवीजन होता है जिससे कि oogonia नामक सेल है वो बनती है। और ये oogonia फिर माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होती है जिससे कि प्राइमरी oocyte बनती है। गुणन अवस्था में तो जो सेल है वो बार बार डिवाइड होती रहती है और नई जो oogonia है वो
बनती रहती है। और अब इसके बाद में जो oogonia सेल है वो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाती है और ये अब ग्रोथ फेज में प्रवेश करती है। अब इस प्राइमरी oocyte में जैसा कि हमने अभी जाना है कि जो ग्रोथ फेज है वो बड़ी होती है, जिसके अंदर जो oocyte होता है उसका आकार अत्यधिक बड़ा हो जाता है। इस अवस्था को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था कि पित्तक निर्माण से पहले की अवस्था, प्री विटेलोजेनेसिस अवस्था, उसके बाद में विटेलोजेनेसिस अवस्था। इन सारी अवस्थाओं के द्वारा इसके जो केंद्रक है उसका साइटोप्लाज्म है, इसमें योग फॉर्मेशन, ये सब चीजें चलती रहती है, जिससे कि इसका आकार है वो काफी बड़ा हो जाता है। इस तरह से ग्रोथ फेज में प्राइमरी oocyte है वो आकार में अत्यधिक बड़ी हो जाती है। इसके बाद में यह मैच्योरेशन फेज में प्रवेश करती है। मैच्योरेशन फेज में प्राइमरी oocyte में जब मेयोसिस होता है उसके द्वारा 2 कोशिकाएं बनती है। इसके प्राइमरी oocyte से 2 कोशिकाएं बनती है। एक छोटी कोशिका जिसका आकार छोटा होता है, साइटोप्लाज्म कम होता है, उसे हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहेंगे। ये फर्स्ट पोलर बॉडी होती है। और दूसरी कोशिका इससे बनती है जिसका आकार बड़ा होता है, साइटोप्लाज्म अधिक होता है, उसे हम कहेंगे सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte है। इस तरह से प्राइमरी oocyte से मेयोसिस के द्वारा हैप्लॉइड सेल बनती है 2, इसमें एक में साइटोप्लाज्म बहुत ही कम होता है, वो पोलर बॉडी है, और एक बनता है सेकेंडरी oocyte। इसके बाद में सेकेंडरी oocyte में फिर डिवीजन होता है, जिससे कि एक तो पोलर बॉडी बनती है और एक ओवम बनता है। और जो फर्स्ट पोलर बॉडी है उसमें भी डिवीजन होता है, उससे भी 2 छोटी कोशिकाएं बनती है जिन्हें हम पोलर बॉडी कहेंगे। यानी इस फर्स्ट पोलर बॉडी से भी डिवीजन के द्वारा 2 पोलर बॉडी बनते हैं, और सेकेंडरी oocyte से भी डिवीजन के द्वारा एक पोलर बॉडी और एक ओवम बनता है। इस तरह से इस एक प्राइमरी oocyte से अंत में 3 तो पोलर बॉडीज बनते हैं। 3 पोलर बॉडी बनते हैं जिसमें साइटोप्लाज्म है बहुत ही कम होता है, और साइटोप्लाज्म कम होने के कारण यानी स्टोर फूड कम होने के कारण ये आगे चलकर नष्ट हो जाते हैं, और एक मैच्योर ओवम बनता है जिसे हम मादा युग्मक या फीमेल गेमिट कहेंगे, और आगे चलकर यही स्पर्म के द्वारा यही फर्टिलाइज होता है, जिससे कि बाद में जाइगोट बनता है। इस तरह से oogenesis के द्वारा फीमेल की ओवेरी में जर्म सेल्स होती है, जनन कोशिकाओं की सहायता से अंत में मादा युग्मक या फीमेल गेमिट ओवम बनता है। ओवम का बनना oogenesis कहलाता है। थैंक यू।